चलिए, तो गुड इवनिंग सभी साथियों को। और इतिहास की क्लास में कल हम बात कर रहे थे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और जतिन दास, इनकी हम यहाँ पर बात कर रहे थे। और हमने कहा था कि एचएसआरए की स्थापना की गई थी। और जो एचएसआरए की स्थापना थी, इस पर हमने चर्चा की थी कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने एचएसआरए की स्थापना की थी। एचएसआरए का मतलब आप सब लोग जानते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये एचएसआरए का पूरा नाम था। और इसकी स्थापना 1928 में, है ना, 1928 में एचएसआरए की स्थापना हुई थी। और एचएसआरए की जब स्थापना की गई तो ये किस स्थान पर हुई थी? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी। इससे पहले हमने एचआरए की भी बात की थी और हमने कहा था कि एचआरए की स्थापना सन 1924 में सचेंद्र सामयाल ने की थी। सचेंद्र सामयाल ने कानपुर में एचआरए की स्थापना की थी और एचआरए के सदस्यों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया था, जिस कारण से एचआरए के जो 4 सदस्य थे उन्हें फांसी दे दी गई थी। अब एचआरए को बैन कर दिया गया था। उसकी जगह 1928 में एचएसआरए की स्थापना चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने कर दी थी। जब इन्होंने एचएसआरए की स्थापना की तो इनका उद्देश्य था, जो साइमन कमीशन जब भारत आया था उस दौरान लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई थी। स्कॉट के लाठियों से वो घायल हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका उद्देश्य था लाला लाजपत राय के हत्यारे पुलिसकर्मी स्कॉट की हत्या करना। और इन्होंने 17 दिसंबर 1928 को एचआरए के सदस्यों ने जब लाहौर गए तो इन्होंने वहां पर सांडर की हत्या कर दी थी। स्कॉट की हत्या तो नहीं हुई, लेकिन सांडर की हत्या कर दी थी और ये फरार हो गए थे, जिस कारण से पुलिस आम जनता पर अत्याचार कर रही थी। और भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त थे, ध्यान रखेंगे। सेंट्रल असेंबली में इन्होंने बम फेंक करके खुद की गिरफ्तारी दी। उस समय वहां सेंट्रल असेंबली में सेफ्टी बिल पर बहस हो रही थी। किस बिल पर बहस हो रही थी? तो सेफ्टी बिल पर, ध्यान रखेंगे, पब्लिक सेफ्टी बिल कहते हैं इसे। पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस हो रही थी, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उस समय सेंट्रल असेंबली में किस बिल पर बहस हो रही थी? तो पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस हो रही थी और इन्होंने उस दौरान वहां पर बम फेंक दिया और अपनी गिरफ्तारियां दे दी। अब गिरफ्तारी देने वाले कौन थे? देखो, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी गिरफ्तारियां दी थी। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है? देखो, इन पर लाहौर केस चलाया गया था। लाहौर केस किस पर चला? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और जतिन दास, इन चारों पर लाहौर केस चला था। बटुकेश्वर दत्त पर नहीं चला था, ये लाहौर केस में शामिल नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी। जब इन पर लाहौर केस चला तो इन्हें 23 मार्च सन 1931 को किस किस को फांसी दी गई? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। लेकिन जो ये जतिन दास थे, इन्होंने राजनीतिक कैदी का दर्जा मांगते हुए जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। पहले ही जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो इन्होंने कहा कि हम राजनीतिक कैदी हैं, हमें उस तरीके की व्यवस्था दी जाए, और इसीलिए उन्होंने वहां पर भूख हड़ताल शुरू की थी। और 64 दिन की भूख हड़ताल, 64 डेज की भूख हड़ताल के बाद, जैसे आपने श्रीदेव सुमन के बारे में सुना होगा, उनकी भी मृत्यु भूख हड़ताल के कारण हो गई थी, वैसे ही इन्होंने, जतिन दास ने 64 दिन की भूख हड़ताल की और उनकी मृत्यु हो गई थी। जबकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी 23 मार्च सन 1931 को। इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। और इन्हें फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो उसका नाम था जीसी हिल्टन। जीसी हिल्टन नामक न्यायाधीश ने इन्हें फांसी सुनाई थी। तो ये तो बात रही इनकी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास की। अब बात आती है कि जिन्होंने एचएसआरए की स्थापना की थी, चंद्रशेखर आजाद का क्या हुआ इस दौरान, तो उन पर हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। अब चंद्रशेखर आजाद की हम यहाँ पर बात करते हैं। अब होता क्या है, देखो, दूसरी ओर अब चंद्रशेखर आजाद ने इस पार्टी का गठन किया था। इनके जो सहयोगी थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और जतिन दास, ये सब गिरफ्तार हो गए थे। अब चंद्रशेखर आजाद को एचएसआरए को आगे की ओर बढ़ाना था, ठीक है। तो एचएसआरए को आगे की ओर बढ़ाने के लिए उन्हें क्रांतिकारियों के सहयोग की जरूरत थी। अब उन्होंने जो है
जो चंद्रशेखर आजाद थे उन्होंने इस क्रांतिकारी गतिविधियों का जो नेतृत्व था वो यशपाल को सौंप दिया था, क्योंकि ये सब गिरफ्तार हो गए थे। अब यशपाल को इसका नेतृत्व सौंप दिया गया। उनसे कहा कि भाई आप इन क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व करें। और दूसरी ओर ये यहां से रसिया की तरफ कुछ लोगों को भेजा वहां से सहयोग मांगने के लिए, और यहां से होते हुए ये इलाहाबाद में पहुंचे थे। इलाहाबाद में पहुंचे और वहां इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की, और उनसे मुलाकात करके उनसे कहा गया कि भाई इन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास जिनको गिरफ्तार किया गया है, इन सबको मुक्त किया जाए, इनको छुड़वाया जाए। छुड़वाने के लिए पंडित नेहरू पर इन्होंने दबाव बनाया। पंडित नेहरू पर जब इन्होंने दबाव बनाया तो वहां से पंडित नेहरू को धमकी दे करके ये उनके कार्यालय से वापस आए। तो इन्होंने, पंडित नेहरू ने इस बारे में जानकारी जो है पुलिस को दे दी, और पुलिस को जब दी गई तो वहीं पर निकट में अल्फ्रेड पार्क है। अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से इनका आमना सामना हो गया, और पुलिस से जब आमना सामना हुआ तो यहाँ दोनों ओर से गोलियां चली, और उन्होंने लगातार पुलिस वालों का सामना किया, और लास्ट में जब उनके पास केवल एक गोली बची थी तो उन्होंने उस गोली से खुद को मार लिया, और वहीं पर जो चंद्रशेखर आजाद थे ये वहीं पर शहीद हो गए अल्फ्रेड पार्क में। और इसकी डेट भी ध्यान रखनी है, 27 फरवरी सन 1931 को। अभी हमने पढ़ा 31 मार्च सन 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई, लेकिन उससे पहले ही 27 फरवरी सन 1931 को चंद्रशेखर आजाद भी शहीद हो गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से अब चंद्रशेखर आजाद की हम बात करते हैं, तो लिख लेना दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व यशपाल को सौंप दिया। ठीक है, तो ये अब क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उनका नेतृत्व यशपाल को सौंप दिया। अब देखो, उन्होंने यशपाल को क्रांतिकारियों की मदद के लिए रूस भेजा। ठीक है, यशपाल को क्रांतिकारियों की मदद हेतु सहायता के लिए रूस भेजा, और 27 फरवरी सन 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद की पुलिस से मुठभेड़ होगी। हो गई, और वह स्वयं की गोली से शहीद हो गए। तो इस तरीके से जो है चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर शहीद हो गए। तो ये भी आप यहाँ पर लिख लो, और ये वाला सेगमेंट हमारा ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से HSRA बनी और ये समाप्त होगी। अब देखिए, एक बार मैं घटनाएं फिर से आपको बता रहा हूं, और फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते चलेंगे। आप लोग अब इन घटनाओं को अच्छे से ध्यान देना। हमने 1857 की क्रांति पढ़ी थी, सबको याद होगा। 1857 की महान क्रांति भी ये सब लोगों को याद होगा ही, और उसके बारे में सारी चीजें हमने पढ़ी थी।
फिर हमने 1864 में हम आए थे, 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना पड़ी थी हमने, सर सैयद अहमद खान ने। फिर 1872 में दो चीजें देखी थी, एक तो कृषि विभाग की स्थापना हुई थी और दूसरा प्रथम जनगणना यहाँ पर हुई थी। ठीक है, पहली जनगणना मेयो ने कराई थी, लेकिन मेयो की हत्या हो जाती है और ये पूरी नहीं हुई। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, सत्य शोधक समाज, ये भी याद होगा। इसके बाद 1877 में पहला दिल्ली दरबार लगा था, पहला दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। ठीक, उसके बाद 1881 में एक तो पहला कारखाना अधिनियम आया था, कारखाना अधिनियम, और दूसरा पहली नियमित जनगणना हुई थी, पहली नियमित जनगणना, ये भी सब लोगों को याद होगा। उसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना। और 1891 में मैंने बताया था एक दूसरा कारखाना अधिनियम भी आया था, दूसरा कारखाना अधिनियम। और फिर 1897 में सबको याद होगा कि जो चापेकर बंधु थे, चापेकर बंधु ने किसकी हत्या कर दी थी? प्लेग अधिकारी की हत्या कर दी थी, रेंड और एस्ट की हत्या कर दी थी। ठीक है, उसके बाद 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी और 1904 में जो है अभिनव भारत की स्थापना हुई थी, अभिनव भारत। 1905 में सबको याद होगा बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन। और 1906 की घटना भी सबको याद होगी, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। ठीक है, तो यहां तक की घटनाएं क्लियर है। इसके बाद 1907 में आए तो 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। 1908 में मैंने दो घटनाएं बताई थी, एक तो तिलक को जेल हुई थी और दूसरा क्या हुआ था, दूसरा एक खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने क्या कर दिया था? प्रफुल्ल चाकी ने मजिस्ट्रेट किंग फोर्ट की हत्या कर दी थी। खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। 1909 में आए थे हम और यहां पर हमने कहा था मार्ले मिंटो सुधार। अब इनको अच्छे से आप लोग रिवीजन करना। 1911 में हमने देखा था दिल्ली दरबार लगा था और इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई और 1912 में राजधानी परिवर्तित की गई। ये सारी चीजें आपको अब याद आ रही होंगी, इसलिए मैं रिवीजन इनको करा रहा हूं। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध। और 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, 9 जनवरी को भारत आए, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। और गांधी जी ने 1916 में पहली बार जो है बनारस विश्वविद्यालय में जनसभा को संबोधित भी किया था। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, गांधी जी ने पहली बार जनसभा को कब संबोधित किया? तो 1916 में ये बनारस विश्वविद्यालय में किया था। ठीक है, 1917 में हमने देखा था चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह। 1918 में एक तो अहमदाबाद मिल आंदोलन देखा हमने,
और दूसरा क्या देखा, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। ये दो चीजें 1918 में हुई थी। 1919 की बहुत सारी घटनाएं थी। एक तो यहां पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। दूसरा फिर 1919 में ही क्या आया था, रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट। और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। और फिर जो है यहां पर एक हंटर कमेटी बनी और एक तहकीकात कमेटी का गठन हुआ। ये दोनों कमेटियां भी ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी, एक हंटर कमेटी अंग्रेजों ने बनाई और तहकीकात कमेटी किसने बनाई, कांग्रेस ने, तहकीकात कमेटी। क्लियर है। इसके बाद 1920 में हमने एक तो 1920 में क्या देखा, एक यहां पर गांधी जी ने क्या चला दिया था, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। और दूसरा खिलाफत आंदोलन चला, खिलाफत आंदोलन। फिर 1922 में क्या हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ और जो ये असहयोग आंदोलन था इसे वापस ले लिया। 1922-23 में फिर किसकी स्थापना हुई, स्वराज पार्टी की स्थापना। 1924 में किसका गठन हुआ, एचआरए का गठन। 1925 में एचआरए के सदस्यों ने किस घटना को अंजाम दिया, तो काकोरी कांड को। 1927 में क्या बना, साइमन कमीशन बना। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और इसी दौरान जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु होगी। फिर किसका गठन हुआ 1928 में, एचएसआरए का गठन हुआ। एचएसआरए के सदस्यों ने किस घटना को अंजाम दिया, तो लाहौर कांड को अंजाम दिया, लाहौर कांड। और इसके बाद देखो, एक तो 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु होगी, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु। और दूसरी ओर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या कर देगी, सुखदेव राजगुरु को फांसी दे देगी, राजगुरु को फांसी दे देगी। ठीक है, तो इतनी चीजें यहां पर हुई थी। तो ये घटनाएं हमने यहां तक समझ ली है। उम्मीद है आप सब लोगों को ये चीजें यहां तक अब याद हो गया होगा। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, इस बीच में चीजें और क्लियर करते हैं कि अब 1929 में अभी नहीं हुए क्या याद, प्रेरणा अभी याद नहीं हुए क्या? मुझे तो लग रहा है सबको याद हो गए होंगे। अब मुझे लग रहा है कि ये सबको याद हो चुके होंगे। अच्छा, किस किस को याद हो गया एक बार बताओ तो, याद किस किस को हो गया? मुझे तो मैसेज ये लगा कि ये मैसेज आया कि हमें ये याद हो गया करके, अब मत पढ़ाओ, बहुत हो गया। इनको याद करना ही करना है आपने, इनको किसी भी हाल में आपको ये रटने हैं। ये याद हो गए तो समझो आपको ये सारी चीजें याद। मैंने इतनी बार रिवीजन करा इसलिए रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, मुख्य उद्देश्य यही है मेरा, इसीलिए मैं रिवीजन करा रहा हूं। चलिए एक बार और रिवीजन कराऊंगा मैं, जब ये कंप्लीट करने से पहले एक बार और रिवीजन करा दूंगा, लेकिन आप लोग जरूर इनको अच्छे से पढ़ो। अच्छा, प्रेरणा को नहीं हुआ, पंकज जी को हो गया, पूजा को हो गया, नीलम को हो गया और सारे नहीं हुए। ठीक है, हाँ, तो इनको बिल्कुल अच्छे से क्रम से 1857 से कम इनको रट लो एक एक करके, कुछ भी करके। हाँ, ये जरूर सुनते रहना इसको, जैसे ये बताया इस क्रम को एक बार आप अच्छे से सुनते रहो टाइम में ना, तो ये आपको याद हो जाएंगे आराम से। और ये याद हो गए तो फिर आपको मॉडर्न क्वेश्चन, मॉडर्न से आते हैं, मॉडर्न वाले पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, और ये याद कर लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन फिर छूटने वाला नहीं है। ठीक है, इसीलिए इस पर आप लोग फोकस जरूर करना।
फिर मॉडर्न आपको अलग से फिर अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक की चीजें हमारी अब ये क्लियर हो चुकी हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 1929 का लाहौर अधिवेशन। अब फिर समझते हैं 1929 में क्या हुआ, इसको समझना। 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इसको आप लोग समझे। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, इस पर विशेष रूप से फोकस करना, ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, इससे एक क्वेश्चन अच्छा बनता भी है। अब हुआ क्या था, देखो, लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई? तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और मैंने आप लोगों को एक जगह बताया था स्वराज शब्द, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था, आप लोग मुझे बताएंगे। और इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और साथ में जो है स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। कहा गया कि भाई 26 जनवरी सन 1930 को पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, ये इस पर निर्णय लिया गया था। और 26 जनवरी सन 1930 को पहली बार भारत में स्वाधीनता दिवस भी मनाया गया था। ठीक है। और 31 दिसंबर की रात, देखो ये 1929 में हुआ है, ये दिसंबर में हुआ था ये अधिवेशन, और 31 दिसंबर सन 1929 की रात को रावी नदी के तट पर तिरंगा भी फहराया गया था। तो इतनी बातें यहाँ पर हुई थी, इंपॉर्टेंट है 3-4, उन पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है। तो अब देखो, इसमें सबसे पहली बात, लाहौर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। दूसरी बात, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। क्लियर हो गया। और तीसरी चीज क्या हुई, इस अधिवेशन में निर्णय क्या लिया गया? निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। ये इसमें निर्णय लिया गया। और 26 जनवरी सन 1930 को रावी नदी के तट पर तिरंगा भी फहराया गया। 31 दिसंबर, हाँ, 31 दिसंबर 1930 को, 1929, 31 दिसंबर 1929 को, फिर 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आ गया, तो उस दिन जो है 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया। आप लोगों ने उत्तराखंड में पढ़ा भी होगा कि 26 जनवरी 1930 को उत्तराखंड के भी विभिन्न स्थानों पर स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। अल्मोड़ा में आपने देखा होगा कि अल्मोड़ा की जो महिलाएं थी, इन्होंने यहाँ पर जो यहाँ का नगर पंचायत वाला जो भवन था, वहाँ पर महिलाओं ने तिरंगा फहराया था। और पूरे उत्तराखंड में लगभग पूरे उत्तराखंड में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। और उसमें जो है टिहरी को छोड़ करके, टिहरी जो रियासत थी उसने नहीं मनाया, बाकी सब जगह जो है 26 जनवरी 1930 को उत्तराखंड में भी जगह जगह जो है स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। बहुत ज़्यादा प्रभाव तो नहीं था उसका, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर इन महिलाओं ने
जैसे इसमें कई महिलाओं के नाम आते हैं, रेवती देवी हो गया, कुंती देवी हो गया, फिर उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश भी दिया गया था। तो इस तरीके से जो है पूरे देश में जो 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि भारत में पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, तो 26 जनवरी सन 1930 को मनाया गया था। क्लियर हो गया? तो ये चीजें हमारी यहाँ तक की क्लियर हो गई। अब जब यहाँ पर स्वाधीनता दिवस मनाया गया, अब यहाँ से कुछ सेगमेंट आपको एक अच्छा, ये 3-4 घटनाएं एक साथ याद करनी है। एक तो गांधी जी ने देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपने लिख लिया, इसको जल्दी से लिखो, तो फिर मैं एक साथ ये 3-4 घटनाओं को बता रहा हूं। लिखिए इसे जल्दी से। सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर इसे हम दांडी यात्रा कहते हैं। उसके बाद 1930 में ये हुआ, फिर हुआ प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, गोलमेज सम्मेलन। और इसके बाद जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, फिर गांधी जी और इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ, समझौता हुआ। और फिर होता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन, फिर क्या होता है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद गांधी जी, अब देखो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, गांधी जी ने आकर के फिर से क्या चला दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिया। जब इन्होंने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया तो फिर से इन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में डाला तो फिर यहां पर एक सांप्रदायिक पांचाट की घटना होती है। क्या होता है, सांप्रदायिक पांचाट कहते हैं इसे। सांप्रदायिक पांचाट का मतलब यह था कि जो यहां पर निर्णय लिया गया था एससी वर्ग को सांप्रदायिक रूप से सीटें दी जाएंगी, तो उस पर यहां पर काम करना शुरू कर दिया। तो गांधी जी ने जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो फिर होता है गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता, ठीक है। फिर यहां पर होता है पूना समझौता, जैसे गांधी इरविन था वैसे यहां पर गांधी अंबेडकर समझौता, या इसे मैं सीधे पूना सब पैक्ट लिख दे रहा हूं, पूना समझौता। पूना समझौता हुआ। जब पूना समझौता हुआ तो इसके बाद होता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फिर होती है सम्मेलन, पूना समझौता, या इसे पूना पैक्ट कहते हैं। ये पूना पैक्ट हुआ, और ये वाला गांधी इरविन वाला दिल्ली पैक्ट हुआ, और 1916 में जो हुआ था उसे कहते हैं लखनऊ पैक्ट। ये इतनी घटनाएं, ये आप लोगों को क्रम से इनको थोड़ा सा आप लोग समझना, ठीक है। बिल्कुल, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, है ना, और खड़क बहादुर, बिल्कुल सही है। ये जो है इस दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ ये लोग शामिल हुए थे। तो ये घटनाएं हैं, इन घटनाओं को जरा आप लोग अब समझने का प्रयास करो। इसी क्रम में समझनी है, ये इसी क्रम में ये घटित हुई थी। मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको समझना। ये पूरा अगर इतना समझ में आ जाता है तो फिर ये हमारा ठीक ठाक पोर्शन ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए हम प्रयास करते हैं इनको एक एक करके समझने का। चलिए, सबसे पहले हमने कहा सविनय अवज्ञा आंदोलन, या इसको दांडी मार्च कहते हैं। क्या कहते हैं, दांडी यात्रा या दांडी मार्च, दांडी मार्च, इन नामों से इसे जाना जाता है। मैंने क्या कहा, एक बार इनको समझ लो घटनाओं को। सबसे पहले मैंने कहा कि सन 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। 12 मार्च 1930 है, ये प्रॉपर डेट याद रखेंगे। 12 मार्च सन 1930 को गांधी जी ने क्या चला दिया था, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ, गांधी जी ने 78 प्लस 1, 78 अन्य थे, एक खुद थे, ठीक है, अनुयायियों के साथ, अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा शुरू की, दांडी यात्रा शुरू की।
यात्रा शुरू की। इतनी बात समझ में आई होगी आपको कि उन्होंने दांडी यात्रा शुरू कर दी थी। अब ये यात्रा कहां से कहां तक की थी और कितने किलोमीटर की थी, इसको याद रखेंगे। ये जो यात्रा थी ये साबरमती आश्रम से शुरू हुई और ये गुजरात के नासोरी जिले तक गई थी। गुजरात का जो नासोरी क्षेत्र है वहां तक गई थी और ये 12 मार्च सन 1930 को शुरू हुई और 332 किलोमीटर चलने के बाद 5 अप्रैल को नासोरी में पहुंच करके इन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया था और वहां जाकर के खुद नमक बनाया था। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, यह यात्रा साबरमती आश्रम से, देखो यात्रा शुरू की, यह यात्रा साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम गुजरात में है, आश्रम से 332 किलोमीटर की 332 किलोमीटर की यात्रा थी जो 12 मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल को गुजरात के नासोरी पहुंचकर पूरी हुई। ठीक है, जहां इन्होंने क्या किया, ये टोटल कितने दिन की यात्रा थी, तो ये भी याद रखेंगे 24 दिन की यात्रा पूरी करके गुजरात के नासोरी पहुंचे और यहां जाकर के इन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। ठीक है, 24 दिन की यात्रा पूरी कर गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया। तो इस तरीके से ये हुई गांधी जी की सविनय अवज्ञा आंदोलन कह लो या फिर दांडी यात्रा कह लो। समझ में आया क्या, ये क्लियर हुआ मामला। क्या कहा मैंने, 12 मार्च सन 1930 को गांधी जी ने 78+1 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा शुरू की और यह यात्रा साबरमती आश्रम से 332 किलोमीटर की यात्रा थी जो 12 मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल को गुजरात के नासोरी पहुंचकर पूरी हुई और 24 दिन की यात्रा पूरी कर गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया। ठीक है, तो अब गांधी जी ने जब ये नमक कानून तोड़ा तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो गांधी जी चले गए इसके बाद जेल में। अब क्या होता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब देखो मैं कुछ बात बता रहा हूं, एक गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ये तीन के तीन ब्रिस्बेन लंदन में हुए थे। कहां हुए थे, ब्रिस्बेन लंदन में हुए थे ये तीन के तीन। और इन तीन सम्मेलनों में से कांग्रेस ने केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि जो अंबेडकर ने तीनों सम्मेलनों में इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आप लोग ध्यान देना। अब देखो गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, गोलमेज सम्मेलन तीन हुए थे। तीनों सम्मेलन ब्रिस्बेन, तीनों सम्मेलन ब्रिस्बेन लंदन में हुए। ठीक है, दो बातें होगी। तीसरी बात ध्यान रखना, कांग्रेस ने केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया, और अंबेडकर ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। तीनों सम्मेलनों में भाग लिया। तो
इतनी बातें इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। अब जब प्रथम सम्मेलन हुआ, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, गांधी जी जेल में थे, तो कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। अब क्या होता है, गांधी इरविन समझौता। इसके बाद सन 1930 में गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ, गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। अब 1930 में देखो, ये सब 1930 की घटना है, 1930 की घटना है, 1930 की घटना है, ठीक है, 1930 में। उसके बाद जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है, उस पर हम आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया गांधी इरविन समझौता, ये 31 में आकर के होता है। अब देखो गांधी जी को जेल से रिहा कर गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, दिल्ली पैक्ट कहते हैं, दिल्ली पैक्ट कहते हैं, ये याद रखेंगे, दिल्ली पैक्ट कहते हैं। अब इसमें समझौता हुआ तो कुछ मांगे गांधी जी की मानेगी, कुछ इरविन की मानेगी, तो आपस में इन दोनों का समझौता हो गया, ठीक है। अब होता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ये हुआ 1931 में, और तीसरा कब हुआ, 1932 में, ये याद रखेंगे। 1930, 31 और 32 के हैं ये गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तो इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया, और गांधी जी जो है, एक क्वेश्चन यहां पर बनता है इंपॉर्टेंट, गांधी जी एस राजपूताना जहाज से लंदन गए थे, ठीक है। एस राजपूताना जहाज से लंदन गए थे। उनके साथ कुछ और लोग भी थे, जैसे इसमें सरोजिनी नायडू का नाम आता है, और इसके अलावा मदन मोहन मालवीय जी हो गए, और घनश्याम दास बिरला हो गए, ये नाम भी इनके साथ गए थे। सरोजिनी नायडू, मालवीय जी और घनश्याम दास बिरला भी गए थे, ठीक है, ये हो गया। और यहां पर जो है अंबेडकर ने सांप्रदायिक रूप से एससी वर्ग के लिए, यहां पर क्या हुआ, अंबेडकर ने एससी वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने की मांग की, तो गांधी जी ने जिसका विरोध किया, गांधी जी ने इसका विरोध किया, तो यह सम्मेलन क्या हो गया, रद्द हो गया। विरोध किया और सम्मेलन क्या हुआ, सम्मेलन रद्द हो गया। तो इस तरीके से ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये रद्द हो गया, ठीक। तो ये हो गया दूसरा गोलमेज सम्मेलन। क्या क्या हुआ, पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर पहला गोलमेज सम्मेलन, फिर गांधी इरविन के बीच समझौता, फिर हो गया दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अब जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो इसके बाद जो है यहां गांधी जी, वहां से सम्मेलन रद्द हो गया, गांधी जी वापस आए, और इन्होंने जो है फिर से भारत में क्या चला दिया, दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिया। अब ये 1932 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो 1932 में हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। गांधी जी ने 1932 में, 31 में ये सम्मेलन खत्म हुआ, अब आता है 1932, 1932 में, ठीक। तो अब क्या होता है, देखो गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, तो उन्हें फिर से जेल में डाल दिया,
वहीं दूसरी ओर चलाया, दूसरी ओर क्या हुआ, दूसरी ओर और भारत में एससी वर्ग को सांप्रदायिक रूप से सीटें निर्वाचित की जाने लगी, जिसे क्या कहते हैं, जिसे सांप्रदायिक पांचाट कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक पांचाट कहा जाता है, पांचाट कहते हैं। अगर पूछा जाए सांप्रदायिक पांचाट की घटना कब हुई भारत में, तो 1932 में। ठीक है। और गांधी जी ने क्या किया, जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। गांधी जी ने जेल में भूख हड़ताल कर दी, जेल में भूख हड़ताल कर दी, भूख हड़ताल कर दी। अब उसके बाद गांधी जी को रिहा करना पड़ा और फिर इनके बीच समझौता कराया गया। गांधी जी को रिहा करना पड़ा और फिर उसके बाद गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे कहते हैं पूना समझौता। यह समझौता कब हुआ, 1932 में। फिर क्या किया गया, गांधी जी को जेल से रिहा, क्योंकि उनकी हालत खराब हो गई थी, मरने वाली स्थिति में आ गए थे, तो अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो फिर अंग्रेजों के लिए भारत में रहना बहुत मुश्किल हो जाता। तो गांधी जी को जेल से रिहा कर गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता कराया गया, पूना समझौता करवाया गया। ठीक है, पूना समझौता करवाया गया और कहा कि भाई अब जो एससी वर्ग के लिए जो सीट है वो जनरल सीटों में ही आरक्षण दिया जाएगा, अलग से सांप्रदायिक रूप से आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूना समझौता 1932 में हो गया। अब उसके बाद फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में अंग्रेजों ने केवल अपने समर्थकों को ही बुलाया था, तो कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया, अंबेडकर ने भाग लिया और इसमें निर्णय लिया गया कि 1937 में भारत में क्या कराए जाएंगे, भारत में आम चुनाव कराए जाएंगे, आम चुनाव करवाए जाएंगे। ये यहां पर निर्णय लिया गया और फिर 1937 में आम चुनाव हुए और उन चुनाव में कांग्रेस को बम्पर जीत मिल गई और कांग्रेस की यहां पर सरकार बन गई 1937 में। अब आप लोग देखो इन घटनाओं को, क्या ये समझ में आई या नहीं आई, फिर मुझे आप लोग बताओ। मैंने कहा सबसे पहले 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा की, गांधी जी को जेल में डाल दिया। फिर हुआ पहला गोलमेज सम्मेलन और इस पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए नहीं क्योंकि वो जेल में थे और अंबेडकर ने इसमें भाग लिया था। ये तीनों ब्रिस्बेन लंदन में हुए और इसमें जो है अंबेडकर ने भाग लिया था। फिर जब ये सम्मेलन हो गया तो अंग्रेजों को लगा कि भाई बिना गांधी के काम नहीं चलेगा, इसलिए गांधी जी को रिहा करके गांधी और इरविन के बीच, इरविन उस समय पर भारत का वाइसराय था, इन दोनों के बीच यहां पर समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। यह समझौता हुआ, फिर कांग्रेस को बुलाया गया कि भाई अब आप दूसरे सम्मेलन में भाग लो। तो दूसरे सम्मेलन में भाग तो लिया, लेकिन अंबेडकर ने जब एससी वर्ग के लिए सांप्रदायिक रूप से सीटों की मांग की तो ये सम्मेलन जो है रद्द हो गया। गांधी जी जो है इस चीज को नहीं माना उन्होंने और वहां से वापस आ गए।
अब जब वापस आए तो उन्होंने दोबारा यहाँ आकर के क्या शुरू कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। और दूसरी बार जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया और फिर यहाँ पर सांप्रदायिक पांचाट की घटना हुई, मतलब एससी वर्ग को सांप्रदायिक रूप से सीटें देना प्रारंभ कर दिया गया। जब ये प्रारंभ किया तो गांधी जी ने जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी और जब जेल में भूख हड़ताल की तो उनकी हालत बिगड़ने लगी। फिर उसके बाद पूरा समझौता कराया गया गांधी जी और अंबेडकर के बीच सन 1932 में। जब ये समझौता हुआ तो इसमें निर्णय लिया गया कि भाई जो एससी वर्ग के लिए सीटें जनरल सीटों में ही आरक्षण दिया जाएगा, अलग से सीटें आरक्षित नहीं की जाएंगी। उसके बाद फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें केवल अंग्रेजों ने अपने समर्थकों को बुलाया, जिसमें अंबेडकर ने भी भाग लिया था। और इसमें निर्णय लिया गया कि भाई 1937 में अब भारत में आम चुनाव यहां पर करवाए जाएंगे। और 1937 में जब आम चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस की सरकार बन गई। ठीक, अब इसको आप लोग अच्छे से बना लो जल्दी से।